भीड़ का वोट से बहुत ज्यादा नाता नहीं है। और जब प्रधानमंत्री उनका सम्मान करते हैं तो बाकी पार्टी तो पूरा सम्मान करेगी। कास्ट इक्वेशन टूटना चाहिए, लेकिन लोग चाहते हैं कि विकास हो। पत्रकार से बेहतर राजनीति कोई नहीं कर सकता। होता है कि मजबूरी नहीं जरूरी होता है। तो हमसे बेहतर शायद कोई नहीं जान सकता है लोगों की समस्या को, और हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। नमस्कार मित्रों, द पॉलिटिकल पंडित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिव पूजन झा और हमने आज इनवाइट किया है रवि त्रिपाठी जी को। रवि त्रिपाठी जी हमारे साथ तकरीबन 2.5 दशक से पत्रकारिता कर रहे थे और अब राजनीति में इन्होंने कदम रखा है। उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस बार चुनाव भी लड़ने की तैयारी में है। रवि त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। तो जो सवाल मैं आपसे करूंगा वो एक राजनेता जवाब देगा या जो पुराना पत्रकार है वो जवाब देगा। तो पहला सवाल यही आपसे कर लेते हैं कि क्या कोई मजबूरी होती है कि पत्रकार को राजनीति में उतरना पड़ता है, या आपको लगता है ये एक अलग अवसर है, एक अलग चुनौती है जिसे कि जानना, समझना, आजमाना बहुत जरूरी है? तो मुझे लगता है कि मजबूरी नहीं जरूरी होता है, अगर आपको लगे तो। क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर जिस तरह से हमारा जो कन्वेंस होता है बहुत बड़ा होता है। हम सत्ता के गलियारे को भी देखते हैं और गांव के गलियों को भी देखते हैं। तो हमसे बेहतर शायद कोई नहीं जान सकता है लोगों की समस्या को, और हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। अच्छा, तो ये एक तरीका है। आप जानते भी हैं कि तमाम बड़े पत्रकार राजनीति में रहे हैं, सक्सेसफुल भी हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी एक पत्रकार रहे, उनके बारे में कहा जाता है। लेकिन जितना लंबा दौर मैंने पत्रकारिता का किया है, इसमें हमने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की है, क्राइम के रिपोर्ट्स भी की है, तमाम सारी चीजें की है। एक चीज है सुपुजन जी, लगता था मुझे कि चूंकि मेरा एक बैकग्राउंड रहा है, हालांकि मैं पॉलिटिक्स में रहा हूँ, छात्र राजनीति मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में की है, तो मन में कसक तो था कि कभी न कभी राजनीति में आऊंगा, उन चीजों को जो छोड़ गया काम उसको दोबारा करूंगा। लेकिन बतौर पत्रकार रहते हुए भी मैंने खूब लोगों की सहायता की। आपको याद ये तो होता है कि सुबह से लेकर के रात तक रवि जी आपको फोन कॉल्स आते रहते हैं। किसी को एम्स में एडमिशन चाहिए, कोरोना काल में किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, ये तो हमने देखा है। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि पत्रकार बेहतर इक्विप्ड है जनता की समस्याओं को समझने में, उसको एड्रेस करने में, क्योंकि थोड़ा कैनवास वाइड होता है पत्रकारों का। आप कोई एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में अपने आप को रिजिडली बंद रखते नहीं हैं। आपने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की, अन्य तरीके की रिपोर्टिंग की, बाटला हाउस एनकाउंटर जैसी घटना है उसका भी ये किया, पार्लियामेंट के इतने सेशंस आपने देखे, अलग अलग राजनेताओं की कार्यशैली को देखा। मैंने तो खुद MG अकबर साहब के साथ काम किया था एशियन एज में, तो मैं उनकी भी कार्यशैली से वाकिफ हूँ। तो आपको लगता है कि दिस इज एन एडवांटेज विथ यू? बिल्कुल, मतलब ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है और हमारे तमाम भाइयों के लिए है जो पत्रकारिता जिन्होंने ईमानदारी से मन नहीं बनाया। और घर की स्थिति की बात होती है, थोड़ा सा हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाली भी बात होती है। हम लोग कंफर्ट जोन में आते हैं, लंबे समय काम करने वाले लगता है 20-25 साल तो किया, अब इसी में क्यों नहीं किया जाए, इससे आगे क्यों सोचा जाए। तो थोड़ा सा मैंने उससे हिम्मत जुटाया। उसके पीछे भी एक रीजन है कि थोड़ा मेरा पारिवारिक अगर कहा जाए तो मैं परिवार, पत्नी हमारी प्रोफेसर है, वो भी मीडिया में जॉब करती है, पढ़ाती है। तो मुझे किसी नेता से बात हुई, बोले यार रवि जी, जब दाल रोटी का जुगाड़ है तो फिर आपको राजनीति में आ जाना चाहिए। देखिए, अगर आपका मन है काम करने का, जॉब सिक्योरिटी घर में है, पत्नी की आमदनी इतनी है कि आप जो है आपके घर का खर्चा चलता रहेगा, तो आपने सोचा कि बेहतर मौका है और 25 साल पत्रकारिता कर ली तो राजनीति में कदम रख लिया जाए। क्योंकि हमारे लिए जैसे लोगों के लिए ये सुविधा नहीं है। बल्कि ये तो मैं एक सवाल आपसे रवि जी करना भी चाह रहा था कि बड़ा मुश्किल हो गया आज की तारीख में किसी भी मैं कहूँ तो जिसके पास बहुत पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, उसके लिए राजनीति में उतरना बहुत मुश्किल हो गया है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि राजनीति में अब वो वक्त नहीं रहा जब लोग पैसा देकर आपको राजनीति कराते थे। अगर आप में टैलेंट था, समाज सेवा एक टैलेंट है भाई साहब। सुपूजन जी, आप मानेंगे कि आप हम लोग 10 रिपोर्टर होते हैं, चाहे 10 पत्रकार होते हैं, उसमें से भी एक लगता है यार ये बड़ा एक्टिव है, उसको लगता है कि सबकी समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अपने में भी कोई दिक्कत हुआ तो बहुत आगे पहल करता। तो पहले भी गाँव में, शहर में जो पहले जो नेता होते थे, लोग बनाए थे, लोग तैयार करते थे, लोग तय करते थे कि ये नेता होगा। क्राउड फंडिंग हो जाती थी। क्राउड फंडिंग हो जाती थी। क्राउड फंडिंग आज नया कॉन्सेप्ट आया है, लेकिन पुराना चीज है, कॉन्सेप्ट है। लोग मुझे याद है प्री इंडिपेंडेंस एरा में अखबार निकालने के लिए ऐसे ही लोग चंदा खुद इकट्ठा करके गांधी जी का अखबार लोगों ने पैसा देके खड़ा किया उसको। मैंने हमारी पत्नी एक बार रिसर्च कर रही, तो मैं गया था, कहीं बैठा था, तो उसमें देखा कि गांधी जी ने कैसे अखबार चलाया उस दौर में। अखबार के आज जो एडवर्टाइजमेंट की जो मजबूरी है, जिसमें कहा जाता है कि इसकी वजह से पैसा चाहिए, और चाहिए तो कई सारी चीजें दब भी जाती है।
फलाने मंत्री की बेटी है लेकिन 20-25 करोड़ रुपया दिया तो फिर जो है एमपी का टिकट मिला फलाने जगह से। अब तो मतलब मनी पावर ओवरवेलमिंग हो गया। बिल्कुल, अब पैसे से टिकट लेने वाली बात आती है। पहले पैसा देकर चुनाव लड़ाया जाता था, दोनों फर्क हो, दौर बदला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी भी सुपूजन जी, मेरा मानना है कि आप अगर लोगों के बीच में जा रहा, मैं गया था अभी, मैं आपको बता ही रहा था, चर्चा कर रहा था, मैं लोग विधानसभा में गया, जिस विधानसभा से मेरा टारगेट है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं चुनाव लड़ूं, तो उस इलाके में गया, लोगों से मिला, लोग आपको सहर्ष स्वीकार करते हैं, लोग चाहते हैं कि आप आए, लोगों को पैसा नहीं चाहिए, आइडिया चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, किस पे काम करना चाहते हैं, तो लोग आपके साथ खड़े होने को तैयार है। और पत्रकार, मैंने कहा पत्रकार से बेहतर राजनीति कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, इसलिए नहीं कर सकता, मैंने कहा ना कि क्योंकि हम एक एक समस्या को जानते हैं, गलियों में भी जाते हैं, हम संसद भी चले जाते हैं और सड़क पे भी जाते हैं, और संसद और सड़क की राजनीति कहते हैं, सड़क पे भी धरना प्रदर्शन राजनीति से हम दोनों को कवर करते हैं, और दोनों की समस्या को हम समस्या जानते ही नहीं, समस्या का समाधान करवाना भी जानते हैं। तो नेता को बनने में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी थी, हम तो ट्रेन होके आते हैं, 25 साल का अनुभव लेकर। तो अनुभव है कि जब आपको समस्या है, पता है कि कहाँ बैठ के इसका समाधान निकाल, किस अफसर के पास जाकर, किस डिपार्टमेंट में जाकर, किस नेता को कह के दबाव बनाकर ये काम कराया जा सकता है। हाँ। तो एक ब्लूप्रिंट अगर लेकर के आप पहुंचते हैं वोटर्स के पास कि आपका रोड मैप ये है, आपका एजेंडा ये है, तो आपको लगता है उसको इंडोर्स करती है जनता? या खास करके अगर बिहार के संदर्भ में हम बात करें तो इतना रिजिड कास्ट इक्वेशंस यहाँ पर है जिसको कि मैं टूटता हुआ बहुत कम देखता हूँ। विडंबना है इस राज्य की, तभी शायद हम बीमारू कैटेगरी से मतलब इतने लंबे काल से नहीं निकल पाए हैं। आपको लगता है कि चेंज कैन बी स्क्रिप्टेड हियर? अब बिल्कुल, देखिए, हम तो कहते हैं कई बार कि किसी की नजर लग गई बिहार को, शायद ज्ञान नहीं था बिहार, बुद्ध को ज्ञान मिला, गांधी को नाम मिला, अशोक सम्राट यहाँ से, मतलब जो ग्रेट अशोका कहते हैं, अशोक महान यहाँ से हुए, चाणक्य विद्वान यहाँ से हुए, और अखंड साम्राज्य की स्थापना भी यहीं से होती है। उस राज्य को नजर लग गई, राज्य भी यहीं स्थापित होता है, सब कुछ तो यही है, हो उनको ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर होती है। और तो सबसे बड़ी बात यह है ना कि जब पूरे पाश्चात्य दुनिया, जिसको हम कहते थे कि बारबरिक एज में है, स्टोन एज एक तरीके से था, सिविलाइजेशन डेवलप नहीं हुआ था, तब आपके यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते थे। कहाँ तो विक्रमशिला और नालंदा। अभी विडंबना देखिए क्या स्थिति हो गई, हमने चरवाहा विद्यालय खोला, क्या हश्र हुआ आपको पता है। तकरीबन 20 साल का कार्यकाल नीतीश कुमार को भी मिला, लेकिन शिक्षा के लिए पलायन, ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अभिशाप है। मेरा टारगेट यही है, आपने बिल्कुल सही जगह पे हमको चोट किया है। मेरा जो टारगेट है सुपूजन भाई की, कैसे शिक्षा पर काम किया जाए, प्राइमरी एजुकेशन एंड प्राइमरी हेल्थ, दोनों आप दिल्ली रहे होंगे, देखा होगा आपने, आप भी उसी वजह से दिल्ली गए होंगे, हम भी उसी वजह से दिल्ली गए, पलायन हुआ आपके। वही बिहारियों के बारे में जो कहा जाता है ना कि फिर कोई टिन का बक्सा लेकर के दिल्ली स्टेशन पे नहीं उतरा तो वो पलायन का शिकार है। मैं भी गया था, मैं 96 में गया था, मैं 91 12th किया। मुझे याद है कि मेरा एडमिशन हुआ था बाद में, और एग्जाम ही नहीं हो रहा था 2 साल तक, सेशन लेट चल रहा था, डिलेड एकेडमिक कैलेंडर का। तो मैं भी तो 93 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स 4.5 साल में पूरा। तो 93 में जब मेरा पहला फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी नहीं हुआ, तब पापा ने बोला यार रवि चले जाओ। मैं आरएसएस का प्रचारक था, उसमें होल टाइमर था। अच्छा। और विद्यार्थी विस्तारक बोलते हैं आरएसएस में। मैं 91 में प्रथम वर्ष जो आरएसएस का ट्रेनिंग होता उसको किया करके मैं विस्तारक निकला। मैथन में एक बीएसके कॉलेज था, मेरा एडमिशन होता है कि पढ़ाई भी चलेगी और संघ का काम भी चलेगा। लेकिन 2 साल तक कोई एग्जाम नहीं। उस बीच में मेरा द्वितीय वर्ष हो गया, मतलब यहाँ प्रथम वर्ष भी एग्जाम नहीं दे पाया मैं, वहाँ प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों किया, यहाँ एक फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी नहीं दे पाया। तब पापा ने प्रचारकों से बात की भाई इसको पढ़ने जाने दीजिए। और 2 तरह का माहौल था, एक तो जंगल राज वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था, मतलब बदमाशी भी था, लोगों को लगता था कि बच्चे बिगड़ ना जाए, गलत हाथ में ना चले जाए। तो एक तो आप यहाँ से निकलेंगे तो गलत हाथ से निकल जाएंगे, और दूसरा बाहर निकलेंगे तो पढ़ाई समय से हो जाएगी। इस वजह से हम लोग निकले। आप भी शायद इसी तमाम जान रहे होंगे अपने दोस्तों को। लेकिन मेरा केस थोड़ा सा उल्टा हो रहा है रवि जी, मेरा केस फिर रिवर्स माइग्रेशन का भी हुआ, क्योंकि 2008 आते आते तक मुझे लगा कि बिहार अब बदल गया है। वो जो याद होगा ना कि दिल्ली में खास करके कहते बिहारी है के, ब्लू लाइन बस पे आप चढ़ जाओ बिहारी है के, बड़ा स्टिग्मा लगता था वो बिहारी है के। अच्छा, बहुत तो देर तक ये सोचते थे इसको पता कैसे लगा कि मैं बिहारी हूँ। कैसे पकड़ते थे? हमारी जुबान से पकड़ते थे, हमारे उच्चारण की गलतियां होती थी थोड़ी सी, मतलब वो पकड़ लेते थे कि बिहार से आया है। लेकिन अब आज की तारीख में तो देखिए कि खास करके दिल्ली में एक बहुत बड़ा साइजेबल पॉपुलेशन है। मेरा बच्चा अब भी पलायन किया, अभी थोड़े दिन पहले मुझे बहुत पैसे देने पड़े,
ग्रेटर नोएडा में एक कमरा लेकर के वो एडमिशन लेकर के हायर स्टडीज के लिए, यहाँ पर वो सुविधा नहीं है। तो मेरी गाड़ी कमाई कहाँ जा रही है? मेरे बच्चे के हायर एजुकेशन में। वो जहाँ रह रहा है, जिस इलाके में वो खरीदारी कर रहा है, तो एक तरीके से ब्रेन ड्रेन तो हुआ ही, और फाइनेंशियल कितना ड्रेन हुआ इस चीज में। और इसको नीतीश कुमार फेल कर गए हैं पिछले 20 साल में, इसको कंटेन करने में, इसको रोक पाने में। फेल करने की बात नहीं होगी, लेकिन उस तरह से सफल नहीं हुई जिस तरह से होना चाहिए था। अब जो आपने कहा 2008 की बात आपने कही ना, क्योंकि मैं तो गवाह हूँ पूरी तरह से, मैं तो जंगल राज का भी गवाह हूँ और नीतीश कुमार के राज को आने का भी गवाह हूँ। मैं 2005 के चुनाव में यहाँ था, राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था, 2.5 महीने यहाँ था, और उस समय जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 2.5 महीने में यहाँ रहा, बूटा सिंह उसमें गवर्नर थे। उसके बाद फिर नीतीश कुमार का जब मुख्यमंत्री बनते हैं नवंबर का चुनाव, उसमें भी मैं यहाँ था 1-1.5 महीना। तो मैंने उस बदलाव को देखा है कि लोगों ने लालू को खूब मौका दिया, लालू यादव को, क्योंकि खूब मौका दिया, उनको दिया, उनकी पत्नी को दिया, सबको दिया, लेकिन जो त्रस्त हो गए तब नीतीश कुमार को मौका दिया। और नीतीश कुमार ने काम किया 2005 से 10 टेनियर 5 से 10 तक तो मैं इत्तेफाक रखता हूं। 10 के बाद भाजपा ज्वाइन कर ली है, नहीं कह रहा हूं, थोड़ा यहाँ पर मुझे लगता है पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस सामने आएंगे। 5 से 10 तक वाकई नीतीश कुमार का काम काबिले तारीफ था। फिर एक फेज वो भी आया जब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पर इनका जोर हुआ, तो सड़कों का जाल बुना इन्होंने, काफी अच्छा रूरल सड़कें हुई। एक तस्वीर और जो बार बार मुझे आह्लादित करती थी, बहुत मैं खुश होता था, खास करके अगर किसी गांव की सड़क पर आप जा रहे हैं, गुड मोटरेबल रोड्स आपके बने हुए हैं, मैं देखता था पूरा का पूरा झुंड बच्चियों का स्कूल ड्रेस में साइकिल लेकर के आराम से स्वतंत्र होकर के स्कूल जा रही है। नीतीश कुमार को मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ वो तस्वीर का दर्शन कराने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर क्या हो गया? सिर्फ कुर्सी बचाने के चक्कर में रह गए नीतीश कुमार। तो कुर्सी बचाने के चक्कर में तो नहीं, देखिए कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, क्योंकि कोई इंसान बेवफा नहीं होता, कुछ मजबूरियां उनकी रही होंगी। लेकिन अगर गौर करें आप, तो अभी भी उस महिला आबादी जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार उतना ही लोकप्रिय है, चाहे आप कुछ कर लें। आज भी जितने स्कीम्स चलते हैं उनके, उसकी वजह से महिलाओं में उतना ही पॉपुलर है, शराबबंदी की वजह से उतना ही पॉपुलर है। 2020 के चुनाव में आपको बताता हूँ, मैं सासाराम से लेकर वाल्मीकि नगर तक मैंने प्रोग्राम किया, हर जिले में जाकर। थरुहट गया था मैं, तो रात में थरुहट में कार्यक्रम किया। थरुहट में कार्यक्रम के दौरान महिलाओं से ऐसे ही कह दिया कि मुझे लग रहा है कि इस बार सरकार बदल भी सकती है। जो माहौल था उस समय, जिस तरह से तेजस्वी यादव को सपोर्ट मिल रहा था, यूथ बहुत उनके साथ आ रहे थे, चिराग पासवान, तो महिलाएं रोने लगी, फिर हमारा क्या होगा? तो नीतीश कुमार ने एक अपना वोट बैंक को मजबूत बना के रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कमियां हैं, सुधारने की कोशिश की जाएगी। अगर कंटिन्यूटी रहती, जो हम लोग बात कर रहे हैं 2005 में जिस तरह से एनडीए की सरकार आई, 2010 में जिस तरह से बहुमत आया, 220 12-15 के आसपास सीटें आती हैं दोनों को मिलाकर, अगर वो कंटिन्यूटी रह जाती तो शायद बिहार का भला हो जाता, सबका भला होता। जो आप कह रहे हैं बच्चा आपका जा रहा, आज मुझे अफसोस होता है कि पढ़ने वाला भी लक्ष्मी नगर में बिहारी है, पढ़ाने वाला भी बिहारी। अब देखिए क्या हो रहा है, मैं जो समझ पा रहा हूँ बिहार की राजनीति को, तो मैं देख रहा हूं कि विपक्ष चंद मुद्दे लेकर के आता है, लोक लुभावन, जिसको हम कहते हैं पॉपुलिस्ट मेजर्स। वो कहता है माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए सबको देंगे। अरे बैठे बिठाए क्यों पैसे देना, मेरा पर्सनल ये मानना है। आप इन तमाम मुद्दों को तुरंत लैपअप करते हैं, वो डोमिसाइल की बात करते हैं, आप उसको लैपअप करते हैं। अब तेजस्वी यादव कहते हैं भाई जो मुद्दा हम उठा रहे हैं आप उसको कर रहे हो, तो हमारे दबाव में ही कर रहे हो, तो श्रेय तो उनको भी जाता है। तो आपको क्या अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि आपको पॉपुलिस्ट मेजर्स पर फॉल बैक करना पड़ता है हर बार चुनाव जीतने के लिए? नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो राजनीति में आने के बाद फिर वापस लेना मुश्किल हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल और जिसके आप गवाह हैं। आरक्षण, हाँ मुझे याद है मोहन भागवत ने 15 में उनका एक बयान वायरल हुआ था। उसका शुरुआती दौर कह रहा हूँ, तो आरक्षण आया तो 10 ही साल था ना, 10 साल के बाद रिव्यू करके उसको आगे रखना था या नहीं रखना था, ये तय था कर। लेकिन आरक्षण कंटिन्यू हो गया, क्योंकि राजनीति मजबूरी है सबकी, और खाली बिहार में नहीं है, पूरे देश में है। अब जाति हम खाली नहीं कह सकते, बिहार में राजनीति जाति पर होती है, हरियाणा में भी जाति पर राजनीति होती है, वहाँ जाट की राजनीति है, गुजर की राजनीति है, पंडित की राजनीति है, ओबीसी की राजनीति है। कर्नाटक जाते हैं तो लिंगायत की राजनीति है, दूसरे जातियों की राजनीति जब जगह जातियों की है। लेकिन हमारे यहाँ जाति पर ज्यादा फोकस हो जाता है, थोड़ा हम बदनाम भी ज्यादा हो जाते हैं बिहार के लोग। इस बार कुछ टूटेगा क्योंकि युवा वोटर्स की बड़ी तादाद है, और प्रशांत किशोर भी फैक्टर बन करके उभरे हैं, जात पात की बात वो नहीं कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कुछ टूटेगा इस बार? कास्ट इक्वेशन टूटना चाहिए, लेकिन लोग चाहते हैं कि विकास हो, क्योंकि बाहर जो लोग गए ना, नेक्स्ट जनरेशन, आप कह रहे हैं सेकंड जनरेशन, अब थर्ड जनरेशन आने लगा है, तो लोगों को लगने लगा है कि बदनामी होती है बाहर, आपने कहा ना बिहारी है कि
उस बदनामी से निकलना हर कोई चाहता है। अब उसका क्या रास्ता होगा, क्या अल्टरनेट होगा, ये तो समय तय करेगा, लेकिन हाँ, लोग चाहते हैं। आप एक चीज देख रहे होंगे ना कि भाई ये कहा जाता है कि एक तरीके से पॉलिटिकल थर्मोमीटर है प्रशांत किशोर जी के पास। अब तो जनसुराज नाम की पार्टी फ्लोट करके और तो ताल ठोक के कह रहे हैं भाई 140 सीटें भी अगर आ जाती हैं तो मैं मानूंगा हमारी हार है। तो यानी कि वो थम्पिंग मेजोरिटी को एम कर रहे हैं। अभी देखिए उन्होंने एक तरीके से बड़ी मीटिंग की, उसमें मुसलमानों के बहुत सारे लीडर्स आए, फिर उनके बयानों को मैं सुन रहा था। तो आपको लगता है कि ये एमओआई समीकरण को कहीं ना कहीं गहरा डेंट पहुंचा पाएंगे प्रशांत किशोर? देखिए, कैंडिडेट सिलेक्शन पर सब कुछ डिपेंड करता है। कैंडिडेट क्या सिलेक्शन करते हैं, अगर मुस्लिम कैंडिडेट देते हैं, यादव कैंडिडेट देते हैं, और बाकी आरजेडी का वहाँ मुस्लिम यादव कैंडिडेट नहीं होता है, तो हो सकता है 5-10 हजार का डेंट करेंगे। अभी मैं ग्राउंड पे घूम के आपको बता दें, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ग्राउंड पे नहीं है। माहौल है, लोग मान रहे हैं कि उसने माहौल तो बहुत बढ़िया बना दिया है, लेकिन माहौल वोट में तब्दील होगा। सोशल मीडिया पे हर जगह इनका प्रेजेंस दिख रहा है, इस कारण से माहौल बना है, क्या है? नहीं, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस सब लोगों के बीच में सबसे पहले चले गए। सबसे पहले चले देखिए, अभी पार्टियों ने कैंपेन फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनका वो अभी तक है। अब वो सस्टेन करेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि अब तो बम्बार्डिंग शुरू हुई है। अब देखिए 16 दिन उनकी यात्रा शुरू हो रही है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की। अभी बीजेपी बम्बार्डिंग अपनी शुरू करेगी, हमारी तरफ से भी पूरी तैयारी होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी आप तो बिल्कुल महारथी हैं तो इस स्थिति में, और आपकी जब कैंपेनिंग शुरू होगी तो बाकी की ध्वस्त हो जाती है। अच्छा, आप लोग इस तरह से क्यों आखिर करते हैं? अब देखिए कल राहुल गांधी के इस एंड टाइम में जो है प्रधानमंत्री जी आ गए, तो एक तरीके से ब्लैकआउट हो जाते हैं ना ये तमाम आपके विपक्षी। उनको मौका दीजिए, बराबरी की लड़ाई हो। राजनीति में तो देखिए सब चाल चले जाते हैं, साम दाम दंड भेद। और चाणक्य का कहा हुआ है, चाणक्य की धरती है, बहुत फ्रैंक एक्सेप्टेंस है। तो प्रशांत किशोर की लगभग हमने चर्चा कर ली। अच्छा, ये देखे होंगे कि एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर ये आई कि राहुल गांधी खड़गे को पानी ऑफर कर रहे हैं, लालू जी को भी पानी ऑफर कर रहे हैं। एक सेम्बलेंस देने की कोशिश की गई कि महागठबंधन इंटैक्ट है। इंडिया ब्लॉक बना था विद मच फैनफेयर, क्या हासिल हुआ सबको पता है। बिहार में क्या होता हुआ दिख रहा है? अभी कम से कम इतना तो ये हुआ कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में महागठबंधन के तमाम जो दिग्गज नेता हैं सारे के सारे लोग शरीक हुए। अच्छी ठीक ठाक, मैं कहूँगा रेस्पेक्टेबल भीड़ वहां पर जुट रही है। मुद्दा एक उठा रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस मुद्दा का एक पीपल कनेक्ट होगा? आप किस तरीके से देखते हैं इसको? दो बातें, सवाल का दो पहलू, दोनों पहलू। तो भीड़ वाला पहलू भी बताऊंगा। आप गौर कीजिए, उत्तर प्रदेश में आप भी होंगे, हम भी चुनाव में थे। प्रियंका गांधी वहाँ की प्रभारी थी, महासचिव, और वहाँ जो भीड़ होती थी वो भी हमने देखा। और सीट कितनी आई? तो एक पूरे प्रदेश में। तो भीड़ का वोट से बहुत ज्यादा नाता नहीं है, ये भी मैंने देखा है। मतलब एक पत्रकार के तौर पे कह रहा हूँ, एक उसके तौर पे नहीं कह रहा हूँ। मतलब उसमें बीजेपी भी हारी है भीड़ दिखाकर, और कांग्रेस भी हारी है। क्यूरियोसिटी की वजह से भी लोग आ जाते हैं। हाँ, क्यूरियोसिटी की वजह से आते हैं। बड़े नाम होते हैं और आपके साथ लोग होते हैं, भीड़ आती है। मतलब मुझे एक बार किसी बड़े नेता ने, नाम नहीं कोट करना चाहूंगा, उन्होंने बोला कि भीड़ का पैमाना आपके लिए और हमारे लिए अलग होता है। पत्रकार सोचता है बहुत भीड़ आ गई है, लेकिन हम देखते हैं कि भीड़ आती है तो हम पैसा भी देते हैं, गाड़ी भी जाती है, लोगों की इच्छा भी होती है बड़े नेता को देखने के लिए। लेकिन उस इच्छा का लेवल क्या होता है? गाड़ी जब चलती है तो मान लीजिए 10 आदमी की बैठने की जगह है तो 10 आदमी नॉर्मल बैठ के आ गए। एक गाड़ी में 10 की जगह है, 15 लोग बैठ के धक्का धुक्की करके आएंगे, चलो देखना है मोदी जी को, देखना है चाहे प्रियंका गांधी को देखना है। तीसरा लेवल वो जो ढूंढते हैं, इसकी बड़ी चर्चा, आपको भी ध्यान रखिएगा। तीसरा लेवल होता है गाड़ी चलती है और लोग गाली देना शुरू करते हैं कि मुझे छोड़ दिया। हाँ। उस चीज का फीडबैक का इंतजार वो पार्टी करती है कि इस लेवल का अगर फीडबैक है तब तो भीड़ का पैमाना है। अगर भीड़ तो आती है, सब लोग भीड़ बुलाते हैं, और भीड़ का मैनेजमेंट आप भी जानते हैं क्या होता है। भीड़ को आप भीड़ पैमाना नहीं है। हाँ, मतलब भीड़ कोई पैमाना नहीं हुआ क्या दिख रहा है महागठबंधन खेमे के अंदर में? कंफ्लिक्टिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। अब मैं कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट की बातें सुन रहा था और कुछ सर्वे भी आए हैं उस तरीके से, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर एक तरफ भाजपा जदयू को बहुत सीटें देती है, जदयू चाहे की बराबरी की सीट बंटवारा हो, और दूसरी तरफ राजद अगर कांग्रेस को बहुत सारी सीटें देती हैं, तो ये दोनों पार्टियों का जिसका सीधा आमने सामने टक्कर है, मुकाबला है, दोनों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब अगर मैं देखूं तो आप जदयू को झुकाने की स्थिति में नहीं है, आपके लिए नीतीश कुमार इंडिस्पेंसिबल है। और दूसरी तरफ मैं वहां पर देखूं तो मुझे लगता है कांग्रेस की भी जो स्थिति है, पता नहीं कि ये राहुल गांधी की जो तमाम यात्रा है पूरे बिहार की, इसके बाद क्या कितना पार्टी इमर्ज करती है, कितना स्ट्रांग होती है। लेकिन मैं ये आकलन लगा पा रहा हूं कि कांग्रेस को जो भी सीटें लालू प्रसाद यादव दे देंगे वो उनको मान्य होगा।
वो बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं है, लेकिन आपको डिक्टेट करने की पोजीशन में है नीतीश कुमार। नहीं, दोनों चीजें नहीं है, डिक्टेट करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनका सम्मान पूरा रखा जाएगा। ये पता है, मैंने आपको कहा था कि उनके साथ अपना एक वोट बैंक है, और जब प्रधानमंत्री उनका सम्मान करते हैं तो बाकी पार्टी तो पूरा सम्मान करेगी ही। आपने पिछली बार भी देखा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पूरी रैली में कहा कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सीटें भले कम आई, बहुत कम आई, लेकिन बावजूद मुख्यमंत्री उनको बनाया गया। तो हमारा कमिटमेंट है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। ये प्रधानमंत्री का नारा भी और वो दिखा भी यहाँ होता हुआ। दूसरी तरफ की बात बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप याद कीजिए कि कांग्रेस को 2015 में जितनी सीटें मिली, उसके हिसाब में उसका जो स्ट्राइक रेट था वो ठीक ठाक था। 42 में से 27 सीट जीत के आए वो लोग। इस बार उन्होंने 70 सीट लिया 2020 में, जीत के कितने आए तो 19 सीट। तो इस बात को लेकर वहाँ चर्चा थी, और मैंने आरजेडी के सीनियर नेता से पूछा पार्लियामेंट में कि ऐसा क्यों हुआ। तो बोले भाई उन्होंने सीट तो ले लिया, लेकिन कैंडिडेट कहाँ से आएगा, और कैंडिडेट सिलेक्शन में अगर पार्टियों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, पैसा लेके अगर आप कैंडिडेट देंगे और बेच देंगे टिकट, तो फिर क्या होगा। तो अगर अंडरस्टैंडिंग बनती है उनकी, तब तो माशाल्लाह अच्छी बात है उनकी अंडरस्टैंडिंग बने, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग अभी तक जमीन पे है नहीं। लालू जी का वहाँ डिक्टेट, आपने जो कहा, वो दबाव उनका चलेगा, और कांग्रेस को तय करना है कि कितनी सीटें पर लड़े ताकि उनका स्ट्राइक रेट ठीक रहे। पिछली बार गाली पड़ी कि उनकी वजह से सरकार नहीं बन पाई। माले का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा था, याद कीजिए, बहुत अच्छा था। कभी माले चाह रही है ज्यादा सीटें मिल जाए। हाँ, तो माले का कुछ पर्सनल एकदम सवाल पूछ रहा। हमने तो सब दिन से रवि त्रिपाठी जी को ऐसे ही देखा है, तो उसका मुझे लगता है कि 99 के बाद से तो लगातार हम लोग साथ रिपोर्टिंग करते हैं, तो रवि त्रिपाठी जी ऐसे ही ड्रेस में मुझे नजर आए। अब आप राजनीति में आ गए हैं तो वो कुर्ता वुर्ता वाला सोचा है आपने कि वही रौला रहेगा, एक भगवा गमछा हो, ऐसा कुछ ड्रेस कोड आप लाएंगे? अभी बहुत कंफर्ट जोन में नहीं हो उसके साथ, मुझे के हिसाब से अभी आपकी ट्यूनिंग नहीं हुई। ज्वाइन भी करने आया तो मैं पहन के आया था वो कुर्ता, क्योंकि सम्राट जी ने कहा था कि आना है। हाँ। और यही ज्वाइन किया मैंने, 1:45 बजे ज्वाइन करना था, रक्षाबंधन का दिन था, मुहूर्त मेरा था। हाँ। अमित भाई से जब मिलने गया मैं पुनौरा धाम में, तो मैं पैंट शर्ट में इसी ड्रेस में था, जो ड्रेस आप देख रहे हैं इसी ड्रेस में मैं सिंपल गया था। हाँ। फिर लेकिन दूसरे दिन लोगों ने कहा कि जब पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हो तो कम से कम कुर्ता पजामा पहन लो। हाँ। तो मैं तो चाहूंगा कि पत्रकार के तौर पर ये ड्रेस भी कंफर्टेबल है, जनता के बीच में ही जाना है ना। हाँ। बात अपनी रखनी है, ड्रेस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, किस तरह से आप एक्ट करते हैं उस पर फर्क पड़ता है। रवि जी, मतलब आपके नए इस कहते हैं ना कि एक बिल्कुल नया एवेन्यू, उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो एक्चुअली स्थिति क्या है, ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने सड़क से लेकर के सदन तक की राजनीति को देखा है, परखा है, समझा है, और अब खुद इन्होंने राजनीति में कदम रखा है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि राजनीति में जो इनकी एंट्री होती है और फर्दर ग्रोथ, वो क्या क्या रंग दिखाता है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, हम आपसे आग्रह करेंगे, आपको अगर हमारी चर्चा अच्छी लगती है, हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों से भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।